बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए सोशल साइंस में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न 40-40 और उसका उत्तर हम लोग क्रमबद्ध जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या था जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। ऑप्शन ए में है रोपर, बी में है कालीबंगा, सी में संघोल, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो वह कालीबंगा था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह प्रमुख नगर कालीबंगा था जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। ऑप्शन ए में तांबा, बी में पीतल, सी में कांस्य, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य धातु से बनी थी, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा का प्रमाण मिला है। ऑप्शन ए में कुबरदार बैल, बी में घोड़ा, सी में गाय, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता से कुबरदार बैल की पूजा के प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। ऑप्शन ए में 1020, 1017, 1080, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जो कि यहाँ पर दिए गए उपर्युक्त ऑप्शन में से किसी में नहीं है 1028, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं किरतार जूनिये किसने लिखा है था। ऑप्शन ए में भट्टी, शूद्रक, कालिदास, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। किरतार जूनिये जो है यह भड़ावी ने लिखा है जो कि उपर्युक्त में से तीनों में से शामिल नहीं है, तो उपर्युक्त में ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में है दुर्ग, बी में व्यापार, सी में बाजार, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैदिक काल में प्रयुक्त जो पुर है वह दुर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में है बढ़ई, लोहार, कुम्हार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तक्षण बढ़ई को कहा जाता था ऋग्वेद में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे। ऑप्शन ए में है तांबा, चांदी, लोहा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्यकालीन में कांकनी जो था वह तांबा का सिक्का था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन ए में मौर्य, नंद, गुप्त, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। विश्व का जो पहला गणतंत्र था वैशाली में वह लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि इन तीनों में से नाम नहीं है, तो उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है। ऑप्शन ए में है 11, 12, 14, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह 15 अधिकरण में विभाजित है, जो कि यहाँ पर उपस्थित किसी में से नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ऑप्शन ए में है एवाज, बी में नासरुद्दीन महमूद, सी में अली मर्दान, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं,
किसे मलिक जानी को नियुक्त किया था बिहार में? प्रथम सूबेदार इल्तुतमिश ने, मलिक जानी। तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा के कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन ए में चंपारण, बी में बलिया, सी में रांची, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वह रांची था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन है? ऑप्शन ए में है मौलवी अहमदुल्ला, बी में तात्या टोपे, सी में नाना साहिब, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1857 की क्रांति के बिहार का नेता कुंवर सिंह था, कुंवर सिंह, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र, बी में वैशाली, सी में गिरिवर्ज, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगध की प्रथम राजधानी गिरिवर्ज थी, राजगीर। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन ए में है दिव्यादान, बी में है अर्थशास्त्र, सी में इंडिका, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? ऑप्शन ए में है चुंगी कर से, बी में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, सी में सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, मदद-ए-मास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में है हिंदू मुस्लिम एकता, बी में दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, सी में रजाओं की विशेषाधिकार देना और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व पूना समझौते का उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए में है अकबर, शाहजहां, शिवाजी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था, जय सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए में है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी में सरोजिनी नायडू, सी में रविंद्रनाथ टैगोर, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? ऑप्शन ए में है पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से, बी में फ्रांसीसी क्रांति से, सी में रूसी क्रांति से और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? 1773 में। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है? ऑप्शन ए में है प्रागैतिहासिक काल, बी में आद्य ऐतिहासिक काल, सी में प्राचीन काल, डी में ऐतिहासिक काल, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है।
अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। ऑप्शन ए में है बैल, कुत्ता, गाय, हाथी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू बनाया था आदि मानव ने, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है। ऑप्शन ए में है निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण, ताम्र पाषाण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च पुरापाषाण, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। ऑप्शन ए में मध्य पाषाण काल, बी में नव पाषाण काल, सी में ताम्र पाषाण काल, डी में कांस्य काल और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नव पाषाण काल। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। ऑप्शन ए में लोहा, तांबा, चांदी, पीतल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। ऑप्शन ए में चावल, गेहूं, जौ, ये सभी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं थी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना। ऑप्शन ए में है मध्य पाषाण काल, बी में ताम्र पाषाण काल, सी में नव पाषाण काल और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नव पाषाण काल में मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, बी में आर.डी. बनर्जी, सी में एस.आर. राव, डी में बी.बी. लाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए में हड़प्पा, चुनहुद्रो, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के जिस समृद्ध प्रदेश पर अधिकार कर लिया वह था। ऑप्शन ए में है म्यूनिख, बर्लिन, राइनलैंड, बोन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइनलैंड, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस घटना में राजनीतिक रॉडिकलवादी विचारों को बल मिला। ऑप्शन ए में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय से, बी में 1923 के आर्थिक संकट से, सी में रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति से, डी में प्रथम विश्व युद्ध के भड़कने से, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1923 के आर्थिक संकट से, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है। ऑप्शन ए में अति मुद्रास्फीति, बी में अति मुद्रा संकुचन, सी में अति मुद्रास्फीति और अति मुद्रा संकुचन, डी में इनमें से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो कहलाती है अति मुद्रास्फीति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई है। ऑप्शन ए में है वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण, बी में है संसदीय प्रणाली लागू करने के कारण, सी में प्रजातांत्रिक संविधान लागू करने के कारण, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। या दोनों तो बात एक ही हो गया, इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने से वाइमर गणराज्य का सबसे अधिक आलोचना हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जर्मनी ने स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी। ऑप्शन ए में राजशाही की पुनर्स्थापना, बी में हिटलर को तानाशाह बनाना, सी में जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना और डी में जर्मनी को ऑस्ट्रिया से अलग करना। कौन सा हो जाएगा और ई में प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी को में सोवियत ढंग की सरकार बनाना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में घेटो, शिविर, संलाप गृह और इनमें से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घेटो कहलाता है। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना घेटो कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी पर कितना हर्जाना डाला गया। ऑप्शन ए में है 3 अरब डॉलर, बी में 4 अरब डॉलर, सी में 5 अरब डॉलर, डी में 6 अरब डॉलर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी पर 6 अरब डॉलर का हर्जाना डाला गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फ्री कोर क्या था। ऑप्शन ए में है मुक्त दासों का एक समूह, बी में पुराने सैनिकों का एक संगठन, सी में कर अदायगी से छूट पाए किसानों का समूह और डी में मुक्त युद्धबंदियों का एक समूह और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुराने सैनिकों का एक संगठन था फ्री कोर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में वनों का पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था। ऑप्शन ए में है फ्रांस का केल्विन, बी में जर्मनी का डीट्रिक वेड्रिच और सी में इंग्लैंड का होगा इस जगह इंग्लैंड का क्रिप्सपोर्ड या रूस का निकोलस। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी का डीट्रिक वेड्रिच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि उन बीजों का नाम बताइए जिनसे निकाला तेल चॉकलेट बनाने के काम आता है। ऑप्शन ए में चंदन का बीज, बी में साल के बीज, सी में ओक का बीज, डी में पाइन यानी चीड़ के बीज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साल का बीज। अगला प्रश्न राजनीतिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए में जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रस्तावना आयरलैंड से ली गई है तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। सी में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध रूप से कीजिए। अगर यहाँ पर घटते क्रम में बोलता तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए तो आप बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो सबसे अधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है लोकसभा में और बिहार में 40 है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। ऑप्शन ए में है यह अधिक उत्तरदायी है, बी में इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, सी में यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों लोकतंत्र सरकार एक बेहतर सरकार है, या लोकतंत्र जो है वह अधिक उत्तरदायी है, इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता है, ये भी सही है, या मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है। ऑप्शन ई में मंत्रिपरिषद, बी में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, सी में भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दल बदल विरोधी कानून का सुझाव देता है। ऑप्शन ए में है आंतरिक मामलों का विनियमन,
बी में पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित, सी में उनका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून का सुझाव जो देता है ऑप्शन बी में पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता के द्वारा है। ऑप्शन ए में है एडम स्मिथ, बी में अब्राहम लिंकन, सी में जे.एस. मिल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। यह जो कथन है अब्राहम लिंकन का कथन है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आया। ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार, बी में स्वतंत्रता का अधिकार, सी में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया और यह स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए हैं। ऑप्शन ए में 25वां, 38वां, 42वां, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित कर दिया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए में शरत चंद्र बोस, बी में सरोजनी नायडू, सी में मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा का सदस्य नहीं था, यानी तीनों संविधान सभा का सदस्य था। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। कथन 1 में है यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, कथन 2 में है यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, कथन 3 में है यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, कथन 4 में है इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया। ऑप्शन ए में है 15 अगस्त 1947, बी में 26 जनवरी 1961, सी में 2 अक्टूबर 1952, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब बात आती है आई कब अस्तित्व में, तो उसे हम लोग जान लेते हैं। तो वह 26 जनवरी 1950 को इसका स्थापना किया गया, ये याद रख लीजिए आप लोग। प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, कथन 2 में यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, कथन 3 में यह त्वरित न्याय देता है, कथन 4 में सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है और कथन 5 में यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा। ए में है 2, 3, 4, 5, बी में है 1, 2, 3, 4 और सी में 3, 4, 5, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1, 2, 3, 4 यानी यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, यह एक एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, यह एक त्वरित न्याय देता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989
विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंगभेद का एक आधिकारिक नीति के तरह पालन किया गया? ऑप्शन ए में दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, चीन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय बोर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 14 सितंबर, बी में है 5 जून, सी में है 25 जनवरी, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय बोर दिवस जो है वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है इस परिषद में 15 सदस्य देश है जिनमें 5 अस्थायी एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ऑप्शन बी में प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है और सी में IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसी है। डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसी है, ये गलत है, बाकी ये 2 सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? ऑप्शन ए में है सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, बी में है वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, सी में है दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, ये सभी कदाचार की श्रेणी में आता है। दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? ऑप्शन ए में है 27%, बी में 22%, सी में 15%, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 27%। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए में है समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में हृदय एवं आत्मा माना है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के प्रति विशेष है? ऑप्शन ए में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी में स्वतंत्रता का अधिकार, सी में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक के प्रति विशेष है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 मौलिक अधिकार, जिसमें कि अल्पसंख्यक के भाषा, लिपि एवं संस्कृति से संबंधित है अनुच्छेद 29, और अनुच्छेद 30 जो है वह शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं और प्रशासन के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए में है इसमें 300 से अधिक सदस्य है, ऑप्शन बी में जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई, और ऑप्शन सी में इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अभिग्रहण किया है, डी में प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई, संविधान सभा। ये सही नहीं है। संविधान सभा की प्रथम सभा जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन 20 का सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए में है ब्रसेल की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा। बी में है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। सी में दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त में से, ऑप्शन ई हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। ये उपर्युक्त में जितने भी कथन है ये सभी कथन सही है कि ब्रसेल की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है, ये सही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये भी सही है। दो सरकार के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार है जिसे समुदाय में बनाया जाता है, सामुदायिक सरकार। तो तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया है। ऑप्शन ए में 1957, 1956, 1960, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए 1956 में श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में है सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। बी में सत्ता का विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है। और सी में प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा या सामाजिक विभाजन ना हो। और डी में प्रयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन ए में है जंगल, पुलिस, कृषि, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो इसका जंगल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। ऑप्शन ए में है स्वीडन, बी में है चीन, सी में नॉर्वे, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। तो चीन में है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है। ऑप्शन ए में राजनीतिक में समान प्रतिनिधित्व, या बी में है सभी लिंगों के लिए समान वेतन, ऑप्शन सी में है सभी के लिए नौकरियों की भर्ती, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सभी लिंगों के लिए समान वेतन। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, महात्मा गांधी कहा करते थे कि राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। किसको अलग नहीं किया जाता है राजनीति को। महात्मा गांधी कहा करते थे कि इससे राजनीति को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। किससे, समाज से, अर्थ से, धर्म से, प्रयुक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धर्म से राजनीति को कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये महात्मा गांधी कहते थे। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए में है लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। बी में लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, सी में लोकतंत्र अनियमित है और डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है। ऑप्शन ए में है वे देश के लिए कानून बनाते हैं,
बी में एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है। सी में उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में है बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, सी में स्पेन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में विकेंद्रीकरण, केंद्रीयकरण, सी में विभागीकरण, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि काली शक्ति यानी ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? ऑप्शन ए में है 1975 में, बी में 1966 में, सी में 1989 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1966 में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 324, बी में अनुच्छेद 148, सी में अनुच्छेद 342, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में मुकदमे तथा कार्यवाही, बी में सरकारी ठेके, सी में महान्यायवादी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? एक बार, दो बार, तीन बार, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। उपर्युक्त में जो आंसर दिया गया इसमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत में यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति एक बार से अधिक बार, यानी कोई भी निश्चित नहीं दिया गया है, चुनाव के लिए पात्र है। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए में है 5 वर्ष 10 माह 12 दिन, 3 वर्ष 9 माह 18 दिन, सी में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? ऑप्शन ए में प्रतिभा पाटिल, बी में उर्मिला सिंह, सी में मीरा कुमार, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। लोकसभा का प्रथम महिला सभापति मीरा कुमार है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए में है 1990, 1991, 1992, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा, इसे उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? ऑप्शन ए में वित्तीय आपातकालीन की, बी में राष्ट्रपति शासन की, सी में मौलिक अधिकारों को रोकने की, डी में उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूठन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के 40-40। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कर दिया कीजिए।